बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। मुल्की सियासत इस वक्त नाज़रीन एक खिलाड़ी के गिर्द घूम रही है। क्रिकेट के साबिक़ कप्तान और मौजूदा सियासत की तवज्जो उनके ऊपर है, जनाब इमरान खान। और इस हंगाम कुछ देर पहले इत्तला मिली कि एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी साहिबा के ख़िलाफ़ जो उनका बयान था, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का फ़ैसला किया है। एक तमाम जजेस की मुशावरत से ये फ़ैसला हुआ है। लार्जर बेंच भी तश्कील दे दिया गया है। अब के इस केस में इमरान खान साहब के ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी या फिर वो गैर मशरूत मुआफ़ी के तलबगार होंगे। आज वो अदलिया की इस्लाहात से लिए एक सेमिनार से भी मुखातिब थे, वहाँ भी उन्होंने रूल ऑफ लॉ के ऊपर अपना बयानिया पेश किया है। फिर उनकी गिरफ्तारी का जो प्लान था, उन पर पर्चा दर्ज हुआ। रात भर सनसनी फैली रही। बनी गाला में कारकुन मौजूद थे। शहर शहर पीटीआई ने कारकुनान को बुला लिया एहतजाज के तौर पर। और तीसरे नंबर पर ख़बर जो उनकी गिरफ्तारी से रोका गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राहदारी ज़मानत उनकी मंजूर की है, वो पेश नहीं हुए। और फिर शहबाज गिल साहब का एक क्यूरियस केस है। उनकी मुतअद्दिद वीडियोस मंजर आम पर आई। जब पहली वीडियो मंजर आम पर आई तो तहरीक इंसाफ के हामियों का ये मानना था कि ये डीप फेक वीडियो है। और फिर उस वीडियो के बाद एक के बाद दूसरी और फिर तीसरी मुसलसल वीडियोस आती रहीं, जिससे तस्दीक होती रही कि ये शहबाज गिल साहब की वीडियो। उन्होंने रिटन स्टेटमेंट भी दी है। उन्हें 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया है। इस केस का अंजाम क्या होगा, इस पर भी बात करना लाजिम है। और चौथी अहम ख़बर यह है कि आज के प्रोग्राम में हम मुखातिब होंगे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से, क्योंकि आज़ाद कश्मीर से वफाक से शिकायत हैं। क्या मुतालबा है वो उन्हीं की ज़ुबानी आप तक पहुँचाएँगे। शाम से इससे पहले कि ये खान साहब की सियासत और जो तौहीन अदालत का केस है या दीगर मुकदमात हैं, उस पर तफसीली बात की जाए और ये सवाल उठाया जाए कि क्या कप्तान गिरफ़्तार होंगे या नहीं होंगे। मेरा ख़्याल है कि ये जो अलमिया है उस पर पहले बात कर लें। अलमिया ये है कि जनूबी पंजाब डूबा हुआ है। राजनपुर जैसे शहर, तौसा जैसे शहर डूबे हुए हैं। बलूचिस्तान में 250-300 अफराद जो हैं जहाँ भाग हो चुके हैं। एक लाख से ज़ायद जी मवेशी बह गए हैं। और ये देखिए कि एक कोक स्टूडियो में हज़ारों मकानात गिर गए। सिंध के अंदर भी कोहराम मचा हुआ, बिल्कुल मचा हुआ। बलूचिस्तान में एक फ़नकार हैं जिन्होंने कोक स्टूडियो में गाना गाया, कना यारी, बड़ा मशहूर हुआ, दुनिया भर में उसको शोहरत नसीब हुई। वो जो फ़नकार है उनका अपना घर भी डूब चुका है, वो भी अपील करते हमें दिखाई देते हैं। तो इस हंगाम नाज़रीन हमें अल खिदमत या जमात इस्लामी या इस तरह की जो रिफाई काम करने वाले इदारे हैं वो तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमारे सियासतदान बहैसियत मजमूई जो सियासी सैलाब है उसकी ज़द में है। इन्हें फ़ुर्सत नहीं है कि सियासी सैलाब से तवज्जो हटाकर असल सैलाब की तरफ तवज्जो की जाए। इस अलमिया से प्रोग्राम मैंने शुरू करना है, फिर मैं सियासत पे आऊँगा। सर ये कैसी बेहिसी है सर? अफसोसनाक है। यानी कुछ ना कुछ तवज्जो तो होनी चाहिए ना इस तरफ। एक इतना बड़ा अलमिया है, उसके रिलीफ के काम तो जारी हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातें भी अपने अपने तौर पर ये काम कर रही हैं। हम ये नहीं कह सकते कुछ नहीं कर रही। मजहबी जमातें भी हैं और फिर तंजीमें भी हैं। यानी अल खिदमत है, अखुवत है, ईदी फाउंडेशन है, और हमारी हेल्प लाइन है। तो ये सब लोग लगे हुए हैं अपने अपने तौर पर और लोगों के दुख बांट रहे हैं। लेकिन हमारी जो सियासत है ना, क्या कहते हैं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। नज़र आ रहा है और महसूस हो रहा है। सियासत उन्हीं कामों में मगन है, बल्कि उसमें तेज़ी आ गई है, शिद्दत आ गई है। एक दूसरे के जो लत्ते लिए जा रहे हैं। तो बहरहाल ये अफसोसनाक है। काश ये कुछ एक्टिविटी कुछ देर के लिए मुअत्तल होती और सारी खुद करते ना सर, इधर फोकस करते तो अच्छा होता। लेकिन बहरहाल जहाँ बजती हैं शहनाइयाँ, मातम भी होते हैं। अब ये मातम भी है और शहनाइयाँ भी हैं। ज़िंदगी का सफ़र इसी तरह जारी रहता है। हाँ, सफ़र तो असल में सियासत में है। जहाँ पे आप देखें ना, तो उनका बयान था इमरान खान साहब का, और जहाँ मातम होते हैं वहाँ शहनाई भी बचती है। ये मौत और ज़िंदगी जो है ये साथ साथ चलते हैं, खुशी भी और गम भी। लेकिन इसका क्या कीजिए कि अब खान साहब की जो सियासत है और जो उनकी सूरत हाल है, जो उनका लाहे अमल है, वो सामने हमें दिखाई दे रहा है। अब तौहीन अदालत की कार्रवाई का फ़ैसला किया गया है। उनके ख़िलाफ़ लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है। कल सारी रात तो आपने देख लिया, गिरफ़्तारी हो रही है नहीं हो रही। एक बयान जरदारी साहब से मंसूब था कि गालिबन वो रोक रहे हैं किया जाए। गिरफ़्तारी की कोशिश की गई, नहीं हुई।
फिर उनको ज़मानत मिल गई, अब तौहीन अदालत का मामला दरपेश है। इंसदाद दहशत गर्दी का पर्चा तो उनके खिलाफ कट गया। जी हाँ, बिल्कुल। जो उन्होंने गुफ्तगू की है और जिस तरह सरकारी अफसरों को और जजों को मुखातिब किया है, जज को बल्कि जी वो जो एडिशनल सेशन जी एडिशनल सेशन जज हैं ज़ेबा चौधरी, जिस तरह मुखातिब किया है और जिस तरह दबाव डाला है उन पर, तो उस पर इंसदाद दहशत गर्दी का पर्चा तो कट गया। जो पर्चे में उनके कोटन कोट अल्फाज हैं वो मैं पढ़ देता हूँ। ये इंस्पेक्टर मोहम्मद अली की मुद्दत में दर्ज हुआ है। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब ने जो F9 में तकरीर की थी उसमें उन्होंने कहा, उसका मतन है, शर्म करो IG इस्लामाबाद, तुम और DIG, तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना है हमने, और मजिस्ट्रेट साहिबा ज़ेबा आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे, आप सबको शर्म आनी चाहिए। अब ये जो अंदाज़े गुफ्तगू है ना खान साहब का, वो सियासतदानों के लिए तो यानी ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, मगर अब उससे ज़रा कुछ आगे बढ़ गया काम, तो मेरा ख्याल ये उनको सूट नहीं करेगा। ये सरकारी अफसरों के बारे में और ख़ास तौर पे अदलिया के अरकान के बारे में ये जो अंदाज़े गुफ्तगू है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये खान साहब से बड़ी कोताही हो गई है और गलती हो गई है। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने जी नोट पुट किया चीफ कायम मुकाम चीफ जस्टिस के सामने, और फिर उन्होंने जजों ने अपना इजलास किया और फिर इसका नोटिस लेने का फैसला किया। लार्जर बेंच बनाया गया है, वो कल उसकी समाअत करेगा और ये बड़ा एक अहम मामला है। बाकी तो चीज़ें जो हैं उन पर तोशा खाने का मामला वो भी चल पड़ा है। उनका इलेक्शन कमीशन में उनके वकील पेश हुए तो उन्होंने कहा 3 हफ्ते की मोहलत वो नहीं दी, 29 अगस्त हफ्ते की मोहलत दी, 29 अगस्त तक। इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जी उन्होंने भी तौहीन अपनी तौहीन के नोटिस भी जारी कर, वो भी तौहीन अदालत होगी। हाँ जी, वो भी तौहीन अदालत है। उनके भी वही इख्तियारात हैं तौहीन अदालत के जो इख्तियारात जजों के पास होते हैं। और उसमें भी मामला ये है कि शख्सी तौर पर टारगेट किया गया है चीफ इलेक्शन कमीशन के अरकान को भी और कमीशन को भी। वो बड़ी शदीद ज़ुबान इस्तेमाल की गई है और ख़ुद खान साहब ने भी की है और मेरे ख्याल फवाद चौधरी साहब ने भी की है, असद उमर साहब ने भी की है। तो वो तो एक मसाइल अपनी जगह थे। अब ये जो हुआ, ये ताज़ा वारदात हुई ना, ये आपकी जो तकरीर है, अब उससे एक पर्चा कटा, गिरफ्तारी का खदशा पैदा हुआ। रात भर PTI के कारकुन जो हैं, जहाँ ये फैसलाबाद में राना साहब के डेरे पर, यहाँ लिबर्टी में, वहाँ बनी गाला में इकट्ठे हुए, बिल्कुल हुए, अपने जज्बात का इजहार किया, उनके अपने लीडर के साथ कमिटमेंट का इजहार किया। और हकीकत ये है कि उनके जो कारकुन हैं, ऐसे जानिसार कारकुन कम लोगों को नसीब होते हैं। बिल्कुल ठीक बात। और ये बड़े कमिटेड और नहीं उनकी वाइब और उनकी पल्स, और ख्वातीन जी और बच्चे बूढ़े सब और बुजुर्ग देखने और नौजवान एक बड़े जोशो जज्बे के साथ। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह की बात की क्यों जाए। अब वो मैं तो कोई ये जो हमारे लीडर हज़रात हैं बड़े, इनकी गिरफ्तारियों का कोई कायल नहीं हूँ, उनसे कोई अच्छे नतीजे नहीं निकलते, फ़ज़ा ख़राब होती है। लेकिन हम इसका क्या करें कि जब नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में थे तो खान साहब ने एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दायर किया, उनको नाअहल कराने के लिए पूरी कोशिश की। और अब मुखालिफ लगे हुए हैं, लेकिन खान साहब को जितनी एहतियात करनी चाहिए थी वो नहीं की उन्होंने। अब बड़ा एक ये अहम मसला है, अगर तो गैर मशरूत एपोलॉजी अदालत के सामने जाएगी अव्वलीन फुर्सत में, फिर तो मेरा ख्याल है कोई बचत हो सकती है, कोई ऐसी बचत हो सकती है। लेकिन अगर कंटेस्ट करने की कोशिश की, इससे पहले आप देखें ये 3 मिसालें आ चुकी हैं हमारे सामने। मसलन निहाल हाशमी साहब, फिर दानियाल अजीज साहब, बिल्कुल, फिर तलाल चौधरी साहब, बिल्कुल, जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की। अब निहाल हाशमी साहब ये तो ज़ुबान पे हुआ ना, तौहीन अदालत पे तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी नहीं, वो तो एक हुक्म अदूली पर हुआ था, उन्होंने कोई ऐसी ज़ुबानी नहीं की थी या बदकलामी। जो निहाल हाशमी साहब है ना,
उन्होंने तो बाकायदा एक वीडियो बयान जारी किया था ना, जो धमकाया था उनको, बिल्कुल, कि तुम्हारे बच्चे जो हैं उनको भी हम नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर जब उनको सज़ा मिली, वो सेनेटर थे, उससे भी हाथ धोना पड़ा, 1 महीना कैद की सज़ा मिली, फिर तौहीन की फिर एक और नोटिस जारी हुआ, ऐसा ही है। वो अदालत ने माफ़ कर दिया। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये कहा अदालत में कि अब मैं अपने बच्चों के सामने भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूंगा, गाड़ी में बैठा हूँगा ना तो यानी विस्पर भी नहीं करूंगा, किसी वहाँ बैठे हुए बंदे के सामने भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूंगा। और ये तलाल चौधरी साहब ये कहते थे बुत जैसे काबे में बुत है, उसी तरीके से ये PCO जज हैं। और फिर नवाज शरीफ साहब को आवाज़ दी कि इन बुतों से पाक करें आप हरम को। तो अब उसके बाद देखिए ये सारे हजरात, इनको ये 2 जो थे इनको तो ताबरखास्त अदालत सजा मिली। अच्छा, वो गोया कैद तो नहीं हुई, लेकिन 5 साल की नाअहली हो गई। यानी निहाल हाशमी को सेनेटरशिप छोड़नी पड़ी और बाकी हजरात जो हैं 5 साल के लिए इलेक्शन लड़ने के नाअहल करार पाए। दानियाल अजीज और तलाल चौधरी जो है वो ना इलेक्शन लड़ सके ना असेंबली में पहुंच सके। उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात, वो क्या, अदालत में जब इस बहस हुई कि भाई ये ज़बान हो गई, कोई कोताही हो गई, तो ये कहा भाई, अदालत ने कहा कि अगर कोई जाहिल शख्स या आम आदमी कोई इस तरह का काम कर दे या इस तरह की बात कर दे, उसके बारे में तो कोई लीनियंट व्यू लिया जा सकता है। लेकिन जो लोग अहम मनासिब पर फायज रहे हों, जो जिनकी जिम्मेदारियां अहम हों, जो लीडरली रोल अदा कर रहे हों, उनको कैसे दरगुजर किया जा सकता है। एक नुक्ता काबिल गौर है वैसे। ये हम तो ये कहते हैं ना, बड़े लोग हैं, इनकी कोताही से दरगुजर कर, बड़े लोगों के फिर बयानात भी बड़े, और अदालत ये कहती है कि जो बड़े लोग हैं उन पर जिम्मेदारी बड़ी है, उनकी जिम्मेदारी बड़ी है, और उनकी छोटी गलती जो है वो भी बड़ी बन जाती है, क्योंकि सर ये तो उसको लोग फॉलो करते हैं। ये तो राहबर हैं, रहनुमा हैं, इनके बयानात ने राहबरी करनी है, रहनुमाई करनी है। अगर ये गुमराह करें लोगों को तो इसलिए इनको सजा जो है कड़ी मिलनी चाहिए। यानी एक नुक्ता नजर ये भी एक नुक्ता नजर ये है। तो अब मैं ख्याल है कि खान साहब को इसमें पता नहीं उनके वकील उनको क्या मशवरा देंगे। बात के वकील इकट्ठे हो चुके उनके गिर। हाँ जी। और अभी जो शहबाज गिल का मुकदमा है उसमें हम सब उनके जौहर देख चुके। अब खान साहब को अपने वकीलों की ऐसी बात ना सुने जिससे मामला खराब हो, उलझे। उनको गैर मशरूत माजरत करनी चाहिए और मामला ताकि आगे चले, और अदालत जो है वो फराख दिली से काम लेते हुए उनकी माजरत कबूल कर ले। चलिए, इसकी अहमियत और मज़ीद जो फ़ैसला किया है उसके ऊपर बादशाह अब्बासी साहब नुमाइंदे ख़ुसूसी हैं इस्लामाबाद से, इन तमाम तीनों वाक़यात, गिल साहब का हो, खान साहब का हो, इनको कवर कर रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आमिर आपको खुशामदी। लेकिन शामिर साहब ये फरमाइए, गिरफ़्तारी खान साहब की जो है ये मेरी मालूमात या अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो कि नाक़िस हैं, शायद गिरफ़्तारी मकसूद ना थी और ना होगी, ऐसे रैंडम किसी पर्चे में डरा रहे हैं बस। मेरा ख्याल है, मुझे जो समझ आई है लोगों से बात करके, कि ये एक उनको एक स्टेप बैक करने की कोशिश है। यानी असल बात ये है, अभी तो हमारे परवेज़ खटक साहब कहते हैं किस माई के लाल की ज़रूरत है कि खान साहब को गिरफ्तार कर सके। चौधरी परवेज़ अलई साहब कहते हैं पंजाब हुकूमत बड़ी रुकावट होगी। जी। फवाद चौधरी साहब भी ये ललकारते हैं। ये ललकारे सब अपनी जगह है, लेकिन ये ललकारे जो हैं गले भी पड़ जाते हैं। सही। आप रियासत को और सिस्टम को जब चैलेंज कर रहे होते ना, फिर वो गले पड़ जाता है। तारीख ये बताती है, बड़े बड़े लोग जो हैं वो छोटे छोटे मुकदमात जिनको वो समझ उनकी भेंट चढ़ते हैं, उनकी भेंट चढ़ गए। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो मुकदमा जो है ना, कानून की वायलेशन जो है, कानून की वायलेशन है। इस तरह उसको मामूली नहीं समझना चाहिए और इस तरह चैलेंज नहीं करना चाहिए, इस तरह बड़ाई का इजहार नहीं करना चाहिए, ये सब तकब्बुर नहीं होना चाहिए। दुरुस्त फरमा रहे हैं, दुरुस्त। आमिर आपको खुशामदीद। ये बताइए, ये जो तौहीन अदालत की कार्रवाई ये किस कदर इम्पॉर्टेंट है, कीपिंग इन माइंड कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ओवरऑल इस पर एक व्यू रहा है, बिलखुसूस जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के,
وہ ماضی میں تو اسے درگزر کرنے کی ہی بات کیا کرتے تھے. اب چونکہ یہ تمام ججز کا جسٹس ہے نہیں ہے اور تمام ججز کا متفقہ فیصلہ ہے, مشاورت ہمارے جی جج ہیں, کیا نام ان کا, اطہر من اللہ صاحب کا لینینٹ ویو ہوتا ہے, لیکن جب آپ ججوں کو ٹارگٹ کریں گے, ان کو دھمکائیں گے, پھر معاملہ بہت سنگین نوعیت کا ہو جائے. کیوں جی عامر, پہلے تو اس کی اہمیت سے ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی فیصلوں کی روشنی میں واضح کریں کہ کیا فیصلہ کیا کیا ہے, کیسے پروسیڈنگ ہوں گی اور کتنا یہ اہم اور نقصان دہ ہو سکتا ہے خان صاحب کے لیے. جامی صاحب, اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ جو ان دنوں تعطیلات پر ہیں, لیکن ان کا ایک پرسسٹنٹ ویو یہ رہا ہے کہ کسی بھی ایسی شخصیت کو توہین عدالت کے کیس میں نہ تو عدالت پریفر کرتی ہے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کرے اور نہ چاہتی ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 2 سے 3 سالوں میں جب بھی انسٹیٹیوشن کے اوپر حملہ کیا گیا, انسٹیٹیوشن کے اوپر الزامات عائد کیے گئے, انسٹیٹیوشن کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی, تو وہاں پہ ریئیکٹ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے. کبھی ذاتی طور کے اوپر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہوں یا دیگر ججز کو اگر پرسنلی کسی نے کچھ بات کی ہو تو ان ججز نے درگزر فرمایا ہے. لیکن ایسی صورتحال جب پورے انسٹیٹیوشن کو ٹارگٹ کیا جائے تو اس کے اوپر معافی نہیں ہوئی. اس سے پہلے فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے بات کی, غلام سرور خان صاحب نے بات کی, اس کے علاوہ جو چیف جج تھے گلگت بلتستان کے رانا شریف صاحب, ان کا کیس آیا, اس میں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ہم نہیں بالکل کسی صورت معاف کریں گے. تو اب یہ چوتھی مرتبہ جو ہے وہ یہ سامنے آیا ہے کہ انسٹیٹیوشن کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے. اسی بنیاد کے اوپر اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے رجسٹرار نے یہ پٹ کیا, قائم مقام چیف جسٹس کو پیش کیا کہ یہ الزامات عائد کیے گئے ہیں چیئرمین تحریک انصاف کی طرف سے, اور ٹارگٹ کر کے تھریٹ کیا گیا ہے کہ کسی بھی صورت وہ ایک خاتون جج ہیں اور ان کو نہیں چھوڑیں گے. پی ٹی آئی چیئرمین نے یہ اعلان کیا. تو یہ ایک انتہائی غیر معمولی بیان تھا کسی بھی سیاسی شخصیت یا کسی فریق کی طرف سے جن کے کیسز آلریڈی پینڈنگ ہیں. تو عدالت نے اس کے اوپر ایک تمام ججز سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اگر یوں اگر بے لگام چھوٹ دے دی جائے تو یہ تو پھر انسٹیٹیوشن کو اور جو ایک پوری عدالت کے جو آرڈرز کے اوپر عمل درآمد کے حوالے سے ایک پوری پریکٹس ہے وہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے. لہٰذا عدالت نے فیصلہ کیا کہ انتظامی طور کے اوپر عدالت اس کے اوپر کارروائی کرے گی اور اس کے لیے ایک اور حالانکہ یہ بنایا گیا ہے جو کل سے سماعت کرے گا. کل سے سماعت شروع ہوگی. اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ ناظرین کے علم میں بھی ہو کہ جہاں پر یہ توہین عدالت کی کارروائی کل سے شروع ہو رہی ہے, وہیں جو دہشت گردی کا پرچہ ہوا خان صاحب کے اوپر, وہاں ان کی راہداری ضمانت بھی منظور کی گئی ہے. اور عامر وہ خود پیش نہیں ہوئے, اس نقطے پر بھی کئی ماہرین قانون جو ہیں وہ سوال اٹھا رہے ہیں. جی بالکل, عام طور کے اوپر عدالتیں جو ہے وہ کسی بھی ملزم کے پیش ہوئے بغیر ضمانت نہیں دیتی اور ہر صورت یہ یقینی بناتی ہیں کہ جو درخواست گزار ہے یا کوئی بھی ملزم ہے تو وہ خود پیش ہو اور اپنی جو بھی ضمانت کی درخواست ہے اس کے لیے نہ صرف بائیو میٹرک کرے بلکہ عدالت میں بھی پیش ہو دوران سماعت. لیکن جو بابر اعوان صاحب وکیل تھے پی ٹی آئی کی طرف سے, ان کی طرف سے عدالت سے یہ استدعا کی گئی کہ عمران خان کے گھر کے باہر کارڈن کر رکھا ہے پولیس نے اور وہ اگر عدالت میں بھی آتے ہیں تو ان کی گرفتاری کا خدشہ ہے, لہٰذا ان کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی جائے, جس سے عدالت نے اتفاق کیا اور جسٹس محسن اختر کیانی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے ان کی حفاظتی ضمانت منظور کی اور 3 دن تک پولیس کو روک دیا ہے کہ وہ اس دہشت گردی کے مقدمے میں انہیں گرفتار کرے. لہٰذا عدالت نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ ٹرائل کورٹ میں پیش ہوں اور اپنا مقدمہ اور اپنی صفائی پیش کریں. آئیے ذرا شہباز گل صاحب پی ٹی آئی کو, آپ ساتھ رہیں شاہد صاحب کچھ فرما رہے ہیں. اصل میں جو ضمانت قبل از گرفتاری ہوتی ہے جا اس میں درخواست گزار کو اپنے آپ کو پیش کرنا پڑتا ہے عدالت کے سامنے, ٹھیک, سرنڈر کرنا پڑتا ہے رحم و کرم پر, اس کے نہیں سرنڈر کرنا اس لیے کہ اگر وہ پیش نہ ہو تو عدالت کو کیسے یقین آئے کہ وہ گرفتار نہیں ہو چکا. ہاں, تو ضمانت قبل از گرفتاری جو ہے اس کے لیے لازم ہے کہ آپ پیش ہوں. اب مناسب بات یہ ہوتی کہ عدالت ان کو 2 گھنٹے کی یا 3 گھنٹے کی حفاظتی ضمانت دیتی کیا پیش ہوں کہ آپ وہاں سے یہاں آئیں, بنی گالہ سے عدالت میں آئیں, اور اس کے بعد ان کو 3 دن کی ضمانت دی جاتی تاکہ وہ اینٹی جو ٹیررسٹ کورٹ ہے اس میں پیش ہو سکتے. لیکن بابر اعوان صاحب کے دلائل جو ہے نا وہ لگتا ہے زیادہ, بابر اعوان صاحب کے لیکن دلائل لگتا ہے ایسا نہیں, کیونکہ ایک مشہور شخصیت ہیں اور ان کو پتا ہے کہ وہ گرفتار نہیں ہوئے, یہ میڈیا میں یہ بات آ رہی ہے, اس لیے عدالت نے ان کو پیش ہوئے بغیر ایک حفاظتی ضمانت ان کی دے دی.
ٹھیک، اب میں ذرا گل صاحب کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہوں ان سے. ان کو دوبارہ دو روزہ جسمانی ریمانڈ ہے. ایک ایس پی کو کہا گیا جی کو مانیٹر کرے کہ اس بیچ میں ان کا ریمانڈ کیسا چلتا ہے، اور انکوائری کا بھی حکم دیا ہے جو مبینہ تشدد ہے. لیکن یہ بتائیں، ایک خبر یہ جو آئی تھی نا شامی صاحب، یہ بڑی اہم خبر تھی. عامر اس کی تصدیق کریں کہ غالباً ان کو کسی نے کہا کہ آپ کی ضمانت ہو گئی ہے تو وہ چل دوڑے، غالباً پولیس نے کہا، غالباً وہ ویل چیئر پر تھے، یہ پولیس آفیسر نے ان کو اور وہ کہا، پھر چلتے ہوئے آ گئے. کیا منظرنامہ آپ نے دیکھا اس سلسلے میں، ہوا کیا تھا وہاں؟ جامی صاحب، آج جب ان کا ریمانڈ مکمل ہو رہا تھا اور انہیں عدالت میں پیش کرنا تھا، وہ ہاسپٹل میں تھے، تو جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے ڈسچارج کر دیا. تو اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ میری سانس اکھڑ رہی ہے اور میں عدالت نہیں جا سکوں گا اور مجھے آپ دوبارہ ڈاکٹرز کو چیک اپ کروائیں. تو اس موقع پر جو پولیس آفیسر تھے متعلقہ ایس پی، انہوں نے بتایا شہباز گل کو کہ آپ کی ضمانت منظور ہو گئی ہے، اور اپنا ایک پیغام دکھایا جو ان کے موبائل میں تھا. تو اسی خوشی میں شہباز گل صاحب خود اٹھے اور بغیر کسی ویل چیئر کے، اسٹریچر کے، وہ بھاگتے ہوئے اپنی گاڑی میں گئے، پولیس کی گاڑی میں بیٹھے اور بتایا کہ میں مچلکے جمع کروانے کچہری جا رہا ہوں. کچہری میں بھی وہ خود بھاگتے اوپر بالائی منزل پہ عدالت ہے وہاں پر آئے، اور بہت ہنسی خوشی وہ جب اپنے وکلا کے پاس آئے تو وکلا نے انہیں پوچھا خیریت ہے، آپ کیسے اتنے جلدی ٹھیک ہو گئے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ضمانت ہو گئی ہے، تو اب میں مچلکے جمع کرانے آیا ہوں. تو وکلا بھی حیران تھے کہ ضمانت کیسے ہو گئی ہے، ابھی تو آپ کے ریمانڈ کا کچھ دیر میں فیصلہ ہونے والا ہے. تو گل صاحب نے کہا کہ مجھے تو پولیس افسر ہیں، انہوں نے میسج دکھایا کہ آپ کی ہائی کورٹ سے ضمانت ہوگی اور مچلکے آپ نے ٹرائل کورٹ میں جمع کروانے ہیں. تو پھر وکلا حضرات نے بتایا کہ آپ کے ساتھ تو ہاتھ ہو گیا ہے، آپ کو تو کچھ دیر کے بعد آپ کے ریمانڈ کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. اس پہ گل صاحب بہت زیادہ پریشان ہوئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آپ کی ضمانت ہو چکی ہے. اسی غیر معمولی واقعہ ہوا اور اس میں پھر گل صاحب بہت اچھے طریقے سے آئے اور بھاگتے دوڑتے انہوں نے عدالت میں پیش ہوئے، اور اس کے بعد پھر عدالت نے ان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور. اب اچھا یہ بتائیے کہ ان کے وکلا کی طرف سے یہ بات کہی گئی بار بار، خود عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ ان پہ بڑا بہیمانہ تشدد ہوا ہے، ان کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے. تو اس یعنی جتنی شدت سے یہ تشدد کی بات وکلا کو اٹھانی چاہیے تھی عدالت میں، کیا اس طرح انہوں نے اٹھائی؟ جی شامی صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج جو ان کے سینئر وکیل تھے بیرسٹر سلمان صفدر، انہوں نے تقریباً 1.5 گھنٹے تک دلائل دیے اور انہوں نے یہی کہا کہ ایسا تشدد کیا جاتا ہے پولیس کی طرف سے کہ عام طور کے اوپر وہ ٹریسیبل نہیں ہوتا. وہ ایسا تشدد پولیس نہیں اب کرتی کہ ڈنڈا لیا اور کسی کی کمر پہ مار دیا یا کسی کے سر پہ مار دیا یا کہیں نشان چھوڑ دیتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ مختلف طریقوں سے ٹارچر کیا جاتا ہے اور عام طور پہ پولیس تشدد سے جو ہلاکتیں بھی ہو جائیں تو پولیس اس کے اوپر بھی پردہ ڈال لیتی ہے، لہٰذا بہت جدید طریقے سے بھی ٹارچر کیے جاتے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے پرائیویٹ پارٹس کے اوپر جو ہے، ان کی باڈی پارٹس کے اوپر جو ہے وہاں پہ ٹارچر کیا گیا. لیکن اس بات کو جب گل صاحب ایک میں آپ بریک لیتا ہوں عامر، آپ کا گل صاحب پیش ٹرائل کورٹ میں، یہ نقطہ آپ کا بڑا درست ہے. اس میں 2 بڑی اہم باتیں بھی ہیں. ایک تو ان کے اوپر تشدد کے حوالے سے ایک یوٹیوبر نے بڑی خوفناک انکشافات کیے، وہ بھی گرفتار ہوئے، پرچہ کراچی میں ان پر درج ہوا ہے. دوسرا نوم چومسکی کا ایک خط ہے، اس کا حوالہ اوورسیز پاکستانی دے رہے ہیں. یہ 2 نقطے شہباز گل صاحب سے جڑے ہیں اور اس کا انجام کیا ہونے جا رہا ہے اس پہ بات کرتے ہیں. اور کپتان کی گرفتاری بھی بیچ میں ادھوری رہے گی کہ اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، اور پھر پرائم منسٹر JK سے بات کریں. لیکن ایک بریک ناظرین. ویلکم بیک ناظرین. تو وزیراعظم آزاد کشمیر سے بات کرنی تھی، غالباً مصروف ہیں، ان سے کل تک اٹھا رکھتے ہیں، انہیں وفاق سے کیا شکایت ہیں. بہرحال ہم بات کرتے بریک سے پہلے شہباز گل صاحب کی. انہوں نے سر ایک ریٹن سٹیٹمنٹ بھی دی ہے کہ ان کے اوپر تشدد ہوا ہے اور انہیں برہنہ کیا گیا ہے، انہیں مختلف لوکیشنز پر رکھا گیا ہے، ان کو ٹارچر کیا گیا، لیکن انہوں نے کسی بھی جنسی زیادتی کی تردید کی ہے. اب یہ لفظ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ اسی ہنگام ہمارے ایک یوٹیوبر صحافی نے اپنے ایک ویلاگ میں ان کے اوپر مبینہ جو جنسی تشدد ہے اس کی ایسی یعنی تفصیلات، ایسے الفاظ استعمال کیے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ معاف کرے، کیا واقعی ایسا ہوا ہے. حالانکہ وہ ڈینائی کر رہے ہیں شہباز گل صاحب کہ یہ نہیں ہوا. اب ان صاحب کو بھی دھر لیا، مقدمہ ہوا کراچی میں. اسلام آباد پولیس اب انہیں ٹرانزٹ پہ لے کے آ رہی ہے یہاں کراچی سے اسلام آباد. ایئرپورٹ پر ان کی کچھ ویڈیوز بھی وائرل ہوئی ہیں جو کہ وہاں کھڑے یہ جو اینکر ہیں یہ شکایت کر رہے ہیں کہ ان پر تشدد کیا گیا، ان کے کپڑے اتارے گئے ہیں، ان پر ظلم ہو رہا ہے. تو اس سارے ایپیسوڈ میں جس طرح سے ہوش ربا فیک معلومات کو پھیلایا گیا، جیسے پینک پھیلا ہے، اس کا کیا حال ہے؟ اس کو کیسے روکیں گے آپ؟
क्योंकि आप चैनल बंद कर दें, इदारे बंद कर दें, लेकिन ये जो एक पागलपन है इसका कोई इलाज नज़र नहीं आ रहा। देखिए, ये तो एक हमाकत है। अगर तो किसी अदारे ने या कानून नाफिज करने वाले लोगों ने इस तरह की बात फैलाई है कि दहशत पैदा हो, लोग दहशत ज़दा हो जाए, तो ये भी अफसोसनाक है। और अगर शहबाज गिल के जो सियासी रफ़क़ा हैं ये काम कर रहे थे, जैसे कि ख़ुद इमरान खान साहब की सतह के लीडर ने इतनी शिद्दत से ये इल्ज़ाम लगाया, अब तस्दीक किए बगैर कोई बात इस तरीके से आगे नहीं फैलानी चाहिए। और शहबाज गिल जो पेश हुए हैं, उनकी जो गुफ्तगू है, फिर जिस तरह उनकी स्टेटमेंट में अलबत्ता ये लिखा है, उससे कि देखिए, उससे कि हो सकता है पुलिस ने कुछ नारवा सलूक किया हो, उनको जगाए रखा हो, उनको यानी ये कहते हैं ना दिया हो। ये अपने स्टेटमेंट में कहते हैं कि मेरे कपड़े उतारे गए, मुझे बरहाना किया गया, उसके बाद मुझे लाठी से, घोंसों से, थप्पड़ों से और ठुड्डों से और एक लार्ज पीस ऑफ लेदर से उन्हें मारा गया। देखिए, अगर ये इसी तरह हम इसमें देखें ना, उनकी हम इसमें बहस में नहीं उलझ सकते। जो आदमी पुलिस की हिरासत में है, हम उस पर उसके ख़िलाफ़ क्या गुफ्तगू करें या उसकी बात पर कैसे शक व शुबा के आज़ार करें। लेकिन ये जिस तरह की तशद्दुद कह रहे हैं, उसके कुछ ना कुछ निशानात बाकी रह जाने चाहिए। बहरहाल अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया है कि उसकी तहकीकात की जाए, और ये भी हुक्म दिया है कि उनका एक SP की सतह का अफसर जो है जी वो मॉनिटरिंग करेगा, वो मॉनिटर करे रिमांड के दौरान उनकी। तो अब इसकी तो हर कीमत पर ना तहकीकात होनी चाहिए कि हुआ या नहीं हुआ, कि ये वाक़या किस तरह हुआ है, कैसे हुआ है। ये भुट्टो साहब का जो दौर था इब्तदाई, उस दौरान में सियासी कारकुनों के साथ इस तरह के वाक़यात पेश आते थे, और उसका बड़ा फिर उनको भारी खमियाजा भी भुगतना पड़ा। और ज़िया साहब के दौर में भी ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ज़िया साहब के दौर में लोगों को कोड़े नहीं पड़े? नहीं, कोड़े पड़ना और चीज़ है। कोड़े और किसी को आप बरहना करना, किसी को रुस्वा करना, इस तरीके से वो और चीज़ है। अच्छा, खास एक बात वो भी बात करूँ ना, वो जो कोड़े थे ना, मैं तो उसकी भी मज़म्मत करता हूँ शदीद, लेकिन वो मार्शल लॉ के जो कवायद थे ना, उनमें लिखा हुआ था कि अगर आप जुलूस निकालेंगे, जलसे करेंगे, तो आपको कोड़ों की सज़ा हो सकती है। तो अब भुट्टो दौर में ये होता था कि जब एक शख्स को गिरफ्तार किया जाता था तो उसके लाले पड़ जाते थे उसकी जान के और उसकी इज्जत के। और जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में ये जेलों के अंदर भी और जेलों से बाहर भी जो हरीफ थे, जो लीडर पकड़े गए, उनके साथ बड़ा बाइज्जत तरीके से सलूक किया गया। अगरचे मैं उसकी देखें ना, उसकी तायीद नहीं कर सकता। किसी को गिरफ्तार किया जाता है, उसकी शहरी आज़ादी सल्ब की जाती है, तो कोई उसकी दायरा मजम्मत करेंगे आप, चाहे वो मार्शल लॉ के तहत हो, चाहे वो जमहूरी दौर में हो। अब ये जो खान साहब की गिरफ्तारी का मामला, लेकिन ये देखिए, जो शहबाज गिल का मामला है, इसमें लगता है कि उनको कुछ ना कुछ पुलिस ने ज्यादती की होगी, लेकिन उस तरह की नहीं की जिस तरह के इन लोगों ने बयान दिए हैं और खौफ व हरास। सर, मेरा नुक्ता नज़र ये है कि जो खान साहब कह रहे हैं तशद्दुद के हवाले से, शहबाज गिल साहब कह रहे हैं, या फवाद चौधरी साहब, वो एक जगह जो ये सोशल मीडिया पर यूट्यूबर्स के जरिए जिस किस्म की सनसनी फैलाई गई, बकवास जो हो रही है, वो उसको तो खुद नफी कर रही है PTI और शहबाज गिल के जनाब जिनसी ज्यादती नहीं हुई। देखिए, आप किसी शख्स को अगर बरहना करते हैं, इससे बड़ी ज्यादती क्या हो सकती? बहुत बड़ी ज्यादती है, ठीक है ना। किसी शख्स को आप अगर कोई ठुड्डा भी लगा देते हैं, कोई चपत भी लगा देते हैं, कैसे? भुट्टो दौर मतलब ये तो फाइल मोहम्मद साहब के साथ इस तरह हुआ था। उनकी तलाशी, जामा तलाशी इस तरह ली गई कि उससे उनको यानी उनकी एक बेइज्जती की गई इस तरीके। सही, ये फरमाया। अब वक्त खत्म हो रहा है और फिर क्या हुआ? अब आज जब वो वाकया उसका जिक्र होता है, मैं खुद अदालत में मौजूद था जब मियां तौफीक अहमद ने वाकया बयान किया, उनकी आंखों में आंसू थे। तो बात यह है, ये जो वारदात इस तरह की होती है, जिन लोगों के दौर में होती है,
उनके लिए रुसवाई का बायस होती है। खान साहब की गिरफ्तारी करने की मुतहमिल है ये मौजूदा हुकूमत या नहीं? ये सह सकेंगी उसका टॉल? नहीं, ये अलग गुफ्तगू है। कानून अपनी जगह होता है, सियासत अपनी जगह होती है। बड़े बड़े लीडरों को मैंने गिरफ्तार होते देखा है, उन पे मुकदमे चलते देखे हैं, उनको सजाएं इस कदर मकबूलियत के हामिल एक लीडर को गिरफ्तार करने की मुतहमिल है गवर्नमेंट, जिसकी सिर्फ गवर्नमेंट वफाक में है। अगर कानून को इस तरीके से तकाजा होगा, चैलेंज किया जाए तो ऐसा हो भी सकता है। चलें, कल भी इस पर बात होगी। लेकिन मैं इसके हक में नहीं हूँ। हक में नहीं? ठीक है, ऐसी बिल्कुल इस तरह के इकदाम नहीं किए जाने चाहिए, बिल्कुल ठीक, जिससे फजा जो है खराब हो। पहले लेकिन इसके साथ ही मैं ये कहूँगा कि खान साहब एक बड़े लीडर हैं, उनके बड़ेपन का तकाजा ये है कि वो बड़ी गलतियों से गुरेज करें। बिल्कुल ठीक। एक यहाँ पर एक आया चाहती है नाज़रीन प्रोग्राम में। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।